डॉक्टर को छोड़कर वो वापस रूम में आ गया। थकावट की वजह से अब उसे भी नींद ने आ लिया था, लेकिन वो बेड पर उसके साथ नहीं सोना चाहता था और सोफे पर वो लेट नहीं सकता था। पर अब मनाहिल के बराबर में सोने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी ना था। अरहम चलकर बेड की दूसरी साइड पर आकर खामोशी से लेट गया। मनाहिल अभी भी होश में नहीं आई थी। अरहम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और करवट बदल कर लेट गया। इससे पहले कि वो सोने के लिए आंखें बंद करता, उसे अपने फ़ोन की बेल सुनाई दी। अरहम ने बोझल आंखों से फ़ोन की तरफ देखा, जिसकी स्क्रीन पर रिजा का नंबर चमक रहा था। अरहम कॉल रिसीव करते ही बेड से उठकर विंडो के पास आया। कैसे हो मिस्टर खड़ूस? दूसरी तरफ से रिजा ने शरारत से पूछा। यार खड़ूस तो मत कहो, भला मैं कहाँ से तुम्हें खड़ूस लगता हूँ? अरहम बज़ाहिर खफगी से बोला। बस करो, हर वक्त तो तुम्हारी नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है, जैसे अभी किसी न किसी का कत्ल कर दोगे। ओहो, तुम तो ऐसे मत कहो, तुमसे तो कभी गुस्से में बात तक नहीं की। अरहम को जैसे रिजा का ऐसे कहना बुरा लगा था। अच्छा जनाब, नहीं कहती। ये बताओ कि इस वक्त कहाँ हो? रिजा ने उसकी नाराज़गी के डर से बात बदल दी थी। कुछ देर पहले ही घर पहुंचा हूँ, अरहम ने इत्तला दी। नींद तो जैसे अब उसकी आंखों से दूर चली गई थी। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन कहाँ? अरहम ने हैरानगी से पूछा। यार मैं तुम्हें शॉपिंग मॉल का एड्रेस सेंड करती हूँ, वहाँ आ जाओ। मैं चाहती हूँ कि नूर की शादी है, मैं तुम्हारी पसंद का ड्रेस पहनूं। रिजा की बात पर उसे 2 दिन पहले वाला मंजर याद आया। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे? उसकी आवाज़ पर अरहम चौंका। नहीं कुछ नहीं यार, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। अगर हम कल चलें तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? रिजा ने मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं, तुम एड्रेस सेंड कर दो। वो चाहकर भी रिजा की बात टाल नहीं सकता था। ये हुई ना बात। दूसरी तरफ रिजा की चहकती हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। कुछ ही देर में अरहम बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। बालों में ब्रश करते उसकी नज़र मनाहिल पर ही थी। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसे आज क्या हो गया है। वो क्यों उसकी फिक्र कर रहा है, क्यों उसका दिल कर रहा है कि वो उसके पास रुके, उसे छोड़ कर ना जाए। सब कुछ पहली बार हो रहा था उसके साथ। पहली बार उसे रिजा के अलावा किसी और लड़की की फिक्र थी। फिर ख्यालों से सर झटक कर बाहर की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही आखिरी बार उसने मनाहिल को मुड़कर देखा और फ़ौरन दरवाज़ा बंद करते कमरे से बाहर निकल गया। टीवी लाउंज के करीब आया, जहाँ रानी नीचे बैठी टीवी देख रही थी। रानी, अरहम ने उसे आवाज़ दी। अरहम की आवाज़ पर वो चौंकी और फ़ौरन टीवी बंद करके उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। जी साहब जी, तुम मेरे रूम में चली जाओ, मनाहिल की तबीयत ठीक नहीं है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन ला कर देना। अरहम संजीदगी से कहता हुआ बड़े बड़े डग उठाता वहाँ से चला गया। हाय किस्मत, हाय कितनी किस्मत वाली है मनाहिल बीबी, जिसे अरहम साहब जैसा शोहर मिला। कितना प्यार करते हैं इनसे, और एक मेरा शोहर है जैसे मेरी परवाह ही नहीं। रानी जाते हुए अरहम को देख कर बुड़बुड़ाई थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद अरहम रिजा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका था। थकावट से उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया था। रिजा को अपनी तरफ आता देखकर अरहम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। कैसी हो? अरहम ने रिजा के करीब आकर मोहब्बत से उसका हाल पूछा। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक्स मेरे लिए आए तुम। जानती हूँ तुम थके हुए हो, पर मैं क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हो गई। रिजा उसकी आंखों में देखते मासूमियत से बोली। अरे कोई बात नहीं, चलो शॉपिंग करते हैं। कहते हुए वो आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होता, रिजा ने उसका हाथ थामा। रिजा के एकदम हाथ पकड़ने पर वो चौंका। आज से पहले भी वो अक्सर उसका हाथ थाम लेती, पर आज उसे अजीब क्यों लगा वो खुद नहीं समझ पाया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो अब, रिजा उसके करीब आकर बोली। वो कहते हुए दोनों अंदर मार्केट की तरफ चले गए। रिजा ने अपनी सारी शॉपिंग अरहम की पसंद से की। जो चीज़ अरहम को पसंद आती, रिजा बिना सोचे समझे उसे पैक करने का कह देती। अरहम ये ड्रेस कैसा है? तुम्हें मुझ पर रेड कलर अच्छा लगता है ना? रिजा सामने ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो हूबहू वैसा ही था जो वो पहले रिजा के लिए पसंद कर चुका था, लेकिन नूर की वजह से वो ड्रेस मनाहिल के लिए लेना पड़ा। नहीं, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। अरहम जानता था वो उसकी पसंद के अलावा नहीं लेगी, इसलिए रिजा ने उसे छोड़ दिया। नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं क्यों लूँ? रिजा कंधे उचका कर बोली, जिस पर अरहम हंस दिया। अच्छा अरहम, मनाहिल कैसी है? यार मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी थी। जब से तुमने उसे मेरी वजह से थप्पड़ मारा है ना, मुझे अक्सर उसका ख्याल आता रहता है। रिजा उसके साथ मार्केट से बाहर निकलते बोली। मनाहिल के नाम पर अरहम शुष्तर रह गया। उसे यकीन नहीं था कि रिजा को अभी भी मनाहिल याद है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? उसका जवाब ना मिलने पर उसने दोबारा उसे हिलाया था।
उसकी आवाज़ पर वो चौंका। ठीक है, अरहम ने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा चलो कुछ खाने चलते हैं। रेजा मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं, अरहम बेजारी से बोला। अरहम मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती बुलाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसे रिएक्ट करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हें मेरे साथ टाइम गुजारना अच्छा नहीं लग रहा। बोलते हुए रिजा की आंखों के गोशे भीगे। नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आता ही नहीं। प्लीज़ तुम अपना मूड ठीक करो। अरहम मोहब्बत से उसका गाल सहलाते हुए बोला। उसे खुद भी बुरा लगा था उसे रिजा को ऐसे साफ इनकार करते हुए। तो फिर चलें, रिजा अपनी आंखों के किनारे साफ करते बोली, जिस पर अरहम ने इस बात में सर हिलाया। यार अरहम, मैं सिर्फ नूर की शादी वाले दिन ही आऊँगी, रिजा जूस का ग्लास अपने करीब करते हुए बोली। ये क्या बात हुई भला, तुम नहीं आओगी तो शादी में मज़ा कैसे आएगा। अरहम मुंह बनाकर बोला। यार वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, और जिस डेट पर नूर की मेहंदी है उस दिन मेरा लास्ट पेपर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अरहम खुद भी यही चाहता था कि वो शादी वाले दिन ही आए, क्योंकि शादी की गहमा गहमी में उसे मनाहिल और उसके रिश्ते का पता नहीं चलेगा। अरहम ये लो, ये मेरी तरफ से मनाहिल को दे देना। रेजा ने शॉपिंग बैग्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन तुमने उसके लिए क्यों लिया कुछ, अरहम स्पार्ट लहजे में बोला। क्या हो गया है अरहम, मुझे ये ड्रेस उसके लिए अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अरहम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वैसे अरहम पता नहीं क्यों, पर मुझे मनाहिल कुछ अजीब सी लगी। मेरा मतलब कि वो कहीं से भी मुलाजमा नहीं लग रही थी। यार मुझे वो चेहरे से एक अच्छे घर की लड़की लगी थी, जैसे किसी मजबूरी के तहत तुम्हारे घर में काम कर रही हो। वैसे तो वो बहुत मासूम है, बहुत प्यारी। रिजा मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोली, और रिजा के मुंह से मनाहिल की तारीफ सुनकर अरहम का हलक तक कड़वा हुआ था। रिजा क्या हम अपनी बात कर सकते हैं, अरहम ने दांत पीस कर कहा। जी बिल्कुल हम अपनी बात कर सकते हैं, रिजा चहक कर बोली, जिस पर अरहम मुस्कुरा दिया। अगली सुबह मनाहिल की आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। मनाहिल फौरन उठ बैठी, पर उसे अपने हाथ पर वजन महसूस हुआ। एक पल के लिए तो वो जैसे सांस लेना भूल गई। अरहम का हाथ उसके हाथ पर था। शायद नींद में उसने उसका हाथ मनाहिल के हाथ पर रख दिया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अरहम का हाथ कैसे उठाए। उसे रात का मंजर याद आया जब वो अरहम से कुछ कहकर मुड़ी ही थी कि वो अचानक चकरा कर गिर गई। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद न था। अभी वो अपने ख्यालों में ही थी कि अरहम जो सीधा लेटा था, अब उसने मनाहिल की तरफ करवट बदली, जिस पर उसकी आंख खुली। मनाहिल की नज़र खुद पर महसूस करते हुए अरहम बोला, क्या चाहिए। अरहम की आंखों में अभी भी नींद थी। अरहम की आवाज़ पर वो एकदम से चौंकी थी। मेरा हाथ, मनाहिल ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया जो उसके हाथ के नीचे दबा था। उसकी बात पर अरहम ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींचा। उसे अफसोस हुआ कि वो रात को क्यों मनाहिल के साथ ही सो गया था। अब वो पता नहीं उसके बारे में क्या सोच रही होगी। अरहम अपने बाल ठीक करता उठ बैठा। रात से वो रिजा से मिलने के बाद लेट घर आया था। आते ही वो खामोशी से सो गया था। पता नहीं कब उसने अपना हाथ मनाहिल के हाथ पर रख दिया। तबीयत कैसी है तुम्हारी, अरहम की पुश्त अब मनाहिल की तरफ थी। जी ठीक हूँ, मनाहिल आहिस्तगी से बोली। जब तक नूर की शादी नहीं हो जाती अपना ध्यान रखो, मैं नहीं चाहता कि शादी वाले घर में तुम बीमार होकर बैठी रहो, अरहम खुरदरे लहजे में बोला। जी, मनाहिल बस यही कह सकी। अचानक उसकी नज़र सामने सोफे पर पड़े शॉपिंग बैग्स पर गई। अरहम उठकर सोफे के करीब आया और शॉपिंग बैग्स मनाहिल के करीब रखे। मनाहिल ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि उसे क्यों रख रहा है उसके करीब। ये रिजा ने तुम्हारे लिए लिया है और कहा था तुम्हें दे दूं, कहते हुए जाने लगा। मनाहिल फ़ौरन बोली, थैंक्स। अरहम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। किस लिए, लहजे में अभी भी सख्ती थी। वो ड्रेस मैंने नहीं, नूर ने ले लिया था, और ये रिजा ने, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया, कहते हुए रूम से वो चला गया। और मनाहिल उसके जाते ही एक जख्मी मुस्कुराहट से मुस्कुरा दी। मेरा दिल रखने के लिए ही कह देते आप अरहम। मनाहिल बेबसी से खुद कलाम हुई। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, पता ही नहीं चला कि कब नूर की शादी का दिन आ गया। आज नूर की बारात थी। मेहंदी का फंक्शन बिल्कुल सादगी से किया गया था। दानियाल साहब ने बारात का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया था। सुबह नूर जल्दी से ही पार्लर के लिए निकल गई थी। घर में काफ़ी गहमा गहमी थी। हर कोई अपनी तैयारियों में मसरूफ़ था। मनाहिल नूर की दोस्त होने की वजह से उसके काफ़ी रिश्तेदारों को जानती थी। कुछ तो उसे बहू के रूप में देखकर हैरान भी थे, और कुछ तजस्सुस में थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अरहम होटल के इंतज़ामात देखकर चेंज करने घर आया, और साथ उसे मनाहिल को अपने साथ लेकर जाना था। वो मनाहिल को अपने साथ लेकर जाना ही नहीं चाहता था।
लेकिन नूर को पार्लर से अकेले पिक करते जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अरहम कमरे में दाखिल हुआ जहाँ मनाइल शीशे के सामने खड़ी अपने बाल संवारने में मसरूफ़ थी। एक पल के लिए तो वो जैसे सब कुछ भूल कर उसे देखने में ही गुम हो गया। रेड ड्रेस में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। अपने होंठों पर सजी हल्की रेड लिपस्टिक उसे बहुत अच्छी लग रही थी। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि वो उसके करीब जाए। बेसाख्ता उसके कदम उसकी तरफ बढ़े थे। मनाहिल अरहम को देखकर मुड़ी और फ़ौरन अपना दुपट्टा सेट किया। उसके यकदम मुड़ने पर अरहम जैसे होश की दुनिया में वापस आया। वो खुद भी हैरान था कि वो कैसे मनाहिल की तरफ अपने कदम बढ़ा सकता है। बेशक वो उसके निकाह में थी, लेकिन वो सिर्फ रिजा से मोहब्बत करता है। बस वही उसकी ज़िंदगी में है, मनाहिल नहीं। मैं तैयार हूँ, चलें? मनाहिल उसकी तरफ देखते हुए बोली। जाने से पहले वो उसे सख्ती से कह कर गया था कि उसके आने से पहले तैयार रहे, वरना वो उसे यहीं छोड़ जाएगा। मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, वार्डरोब से मेरे कपड़े निकाल दो। वो कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मनाहिल को लगा कि आज शायद वो सब कुछ भुलाकर उसकी तारीफ़ करेगा, ज़्यादा नहीं तो मोहब्बत से ही बात कर लेगा, पर शायद ऐसा कभी नहीं होगा। सर झटक कर वो वार्डरोब की तरफ गई। कुछ ही देर बाद अरहम तैयार खड़ा था और मनाहिल अब अपना ब्रेसलेट पहनने में मसरूफ़ थी, जो वो तैयार होते हुए पहनना भूल गई थी और अब जल्दी में उसे पहना भी नहीं जा रहा था। अरहम को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। पिछले 5 मिनट से वो ब्रेसलेट पहनने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कितनी देर और लगेगी? अरहम दांत पीस कर बोला। बस 1 मिनट, ये हो गया। टेंशन से बार बार ब्रेसलेट हाथ से फिसल रहा था। अरहम उकता कर उसके करीब आया और उसके हाथ से ब्रेसलेट लिया। उसकी इस हरकत से डरकर मनाहिल 2 कदम पीछे हुई थी। अब क्या मसला है? हाथ आगे करो। अरहम ने सर्द मोहरी से काम लिया। मनाहिल ने डरते डरते हाथ आगे किया था, जिस पर कल नूर की कज़न्स ने ज़बरदस्ती उसके मेहंदी लगाई थी। अरहम चाहकर भी उसका हाथ सख्ती से ना पकड़ सका और मनाहिल उसके ऐसे ही पकड़ने पर सुन्न सी हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अरहम ने उसका हाथ पकड़ा है, वो भी इस कदर नरमी से। एक पल नहीं लगा था अरहम को उसे ब्रेसलेट पहनाने में। चलें अब, या और कुछ रहता है? वो उसका हाथ आज़ाद करते तंजन बोला था। उसकी आवाज़ पर वो चौंकी और फिर नफ़ी में सर हिलाया। चलो अब। और हाँ, वहाँ किसी से भी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, रिजा से दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें ऐसे देखे। एक बार नूर की शादी हो जाए, फिर मैं खुद ही उसे सब सच बता दूंगा। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही अरहम ने उसे हिदायत जारी की थी और उसके पीछे चलती मनाहिल बस उसकी बातों को गौर से सुन रही थी। कुछ देर बाद अरहम और मनाहिल नूर को लेकर होटल पहुंच चुके थे। दुल्हन के जोड़े में नूर किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। शाजिया बेगम ने नूर को गले से लगाते हुए कहा। बोलते हुए उनकी आंखें भर आई थी। नूर की माँ के जाने के बाद उन्होंने ही उसे माँ बनकर पाला था, उसको हर चीज़ सिखाई थी, अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार दिया था। और आज बार बार उनकी आंखें ये सोचकर भर आती कि नूर उन्हें छोड़कर पराए घर जा रही है। और नूर तो कल से ही बहुत रो रही थी, इसलिए उसके लिए भी घर छोड़कर जाना आसान नहीं था। इससे पहले कि शाजिया बेगम मज़ीद कुछ कहती, उनकी छोटी बेटी ने बारात आने की इत्तला दी, जिस पर उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैली। चलो शुक्र है बारात आ गई। मनाहिल बेटा, तुम मेरे साथ चलो, उन्होंने मुस्कुराते हुए मनाहिल से कहा। शादी से कुछ दिन पहले ही वो दानियाल साहब के घर आई थी और जब उन्हें मनाहिल और अरहम के निकाह का पता चला तो वो इस खबर पर बहुत शॉक्ड हुई। कुछ घंटे तो वो दानियाल साहब से बहुत नाराज़ रही थी कि इतनी बड़ी बात उन्होंने उनसे छुपाई, लेकिन फिर नूर के समझाने पर उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। और वैसे भी उन्हें मनाहिल बहुत अच्छी लगती थी और उस दिन से ही वो मनाहिल से बहुत मोहब्बत से बात करती थी। मनाहिल ने सर इस बात में हिलाया और नूर को ब्राइडल रूम में बिठाकर बाहर की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद आहत को स्टेज पर बिठाया गया। ब्लैक कलर की शेरवानी आहत पर बहुत सूट कर रही थी। बारात में सब खवातीन से मिलकर मनाहिल की नज़र फरहत बेगम पर पड़ी, जो खामोशी से एक साइड पर खड़ी थी। उन्हें देखकर मनाहिल फ़ौरन उनकी तरफ लपकी। मामा कहते हुए मनाहिल उनके गले लग गई और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। इतने दिन बाद अपनी माँ को देख रही थी वो, कितना याद करती थी वो उन्हें। उसे तो यकीन ही नहीं था कि वो नूर की शादी में भी आएगी। फरहत बेगम भी अपने आंसुओं पर काबू ना रख पाई और ख़ुद भी रोना शुरू हो गई। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने मनाहिल की पेशानी को चूमते हुए पूछा। ठीक हूँ मामा, आप कैसी हैं? मनाहिल की आवाज़ बमुश्किल ही निकली। अभी भी माँ से झूठ बोलना नहीं छोड़ा। ये मेकअप भी तुम्हारे चेहरे की उदासी नहीं छुपा सकता मुझसे। फरहत बेगम उसके आंसू साफ करते हुए बोली, जिस पर मनाहिल ने बेबसी से अपनी माँ को देखा।
वो चाह कर भी उन्हें कुछ नहीं बता सकती थी। ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है, ये सब उसके अपने किए की सज़ा है। मनाहिल दिल में सोच कर रह गई, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह माफ़ कर देगा। और एक दिन उसके बंदे भी। फरहत बेगम दोबारा मनाहिल को सीने से लगाते हुए बोली, इंशाअल्लाह। मनाहिल बस इतना ही कह सकी। रिजा अभी कुछ देर पहले ही वहाँ पहुँची थी और आते ही उसने मनाहिल और फरहत को मिलते देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसे एक दूसरे से क्यों मिल रही हैं और वो ऐसे रो क्यों रही हैं दोनों। रानी। रिजा ने रानी को आवाज़ दी जो मिठाइयों के टोकरे उठाकर ले जा रही थी। जी रिजा बीबी। रिजा की आवाज़ पर वो रुकी और उसके सामने आकर अदब से बोली, वो मनाहिल ही है ना? रिजा ने उसकी तरफ इशारा करते पूछा, जो अब दानियाल साहब के कहने पर वापस ब्राइडल रूम की तरफ जा रही थी। जी रिजा बीबी, वो मनाहिल बीबी ही हैं। अब मैं जाऊं? मिठाई के टोकरे भारी होने की वजह से रानी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हाँ चली जाना, लेकिन ये बताओ तुम उसे मनाहिल बीबी क्यों कह रही हो? उसे उसे रानी का मनाहिल को बीबी कहना अजीब लगा। एक मुलाजमा को बीबी कहना। बीबी जी, अब वो अरहम साहब की बीवी हैं तो बीबी जी ही कहूँगी ना, रानी नागवारी से बोली। और उसके अल्फाज ने तो जैसे रिजा के दिल में खंजर पैवस्त कर दिया। रिजा को लगा कि अब वो कभी सांस नहीं ले पाएगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रिजा की आवाज़ बमुश्किल निकली। बीबी जी ठीक कह रही हूँ, अरहम साहब और मनाहिल बीबी की शादी हो चुकी है, शायद आपको अभी नहीं बताया, वो कहते हुए चली गई। और रिजा तो वहीं लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो गिरती सुमेरा बेगम ने उसे संभाला। क्या हुआ रिजा? रिजा की सुर्ख आंखें देखकर वो एकदम से घबरा गई थी। मम्मा मुझे घर जाना है, आप प्लीज़ मुझे गाड़ी तक छोड़ाएं। रिजा के अल्फाज हलक में ही अटक गए। उसमें अब चलने की भी हिम्मत नहीं थी। पर हुआ क्या है मेरी जान? अभी तो नूर का निकाह भी नहीं हुआ। वो जो शाजिया बेगम से मिलकर उसकी तरफ आई थी, उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। मामा मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। रिजा अब की बार चिल्लाई। अच्छा अच्छा चलो। सुमेरा बेगम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर पहले नूर और आहद का निकाह हो चुका था। निकाह के बाद नूर को मनाहिल और शाजिया बेगम ने आहद के साथ स्टेज पर ला बिठाया था। नूर को देखकर आहद की हार्ट बीट मिस हुई थी। आज वो उसे पहली बार देख रहा था और वो भी महरम के रूप में। नूर नजरें झुकाए उसके करीब बैठी थी। हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था। आहद दानियाल साहब के दोस्त का बेटा था। नूर ने उसे बस तस्वीरों की हद तक ही देखा था। कुछ माह पहले ही वो इंग्लैंड से अपना MBA मुकम्मल करके वापस आया था। उसने भी नूर को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था और नूर के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की थी। अरहम की नज़रें काफ़ी देर से रिजा को ढूंढ रही थी। एक दो बार उसने फ़ोन भी किया, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और अब तो उसने फ़ोन भी ऑफ कर दिया था। अरहम को उस वक्त रिजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कैसे उसकी कॉल काट सकती है? अगर नहीं आना था तो इत्तला तो दे ही सकती थी ना। अरहम। मनाहिल ने उसे आवाज़ दी। मनाहिल की आवाज़ पर वो चौंका। अब्बू कह रहे हैं कि रुखसती का वक्त आ गया है, आ जाएं आप। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। हमेशा की तरह अब भी उसका लहजा बर्फ़ की तरह था। जी अच्छा, वो कहते हुए चली गई। अरहम ने आखिरी बार रिजा को दोबारा फ़ोन मिलाया, पर बेसूद। अरहम ने गुस्से से फ़ोन को पॉकेट में रखा और स्टेज की तरफ बढ़ गया। अगर तुम्हारी अम्मी के जाने के बाद मेरी मोहब्बत में ज़रा सी भी कमी आई हो तो मुझे माफ़ कर देना नूर। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दानियाल साहब नूर को गले लगाते हुए बोले। आंसू उनके रुखसारों को भिगो रहे थे। नहीं अब्बू, आपकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। आपने तो मुझे अम्मी का भी प्यार दिया। अगर आज वो ज़िंदा होती तो कितना अच्छा होता। वो मुझे खुद अपने हाथों से रुखसत करती। नूर बिज़ारो कतार रो दी थी। बस मेरी बच्ची, अल्लाह को जो मंजूर हो वही होता है। बहुत सी बच्चियां ऐसे ही रुखसत होती हैं, कोई बिन माँ के तो कोई बिन बाप के। चलिए बस करें अब्बू, खुशी खुशी रुखसत करें अपनी गुड़िया को। अरहम उनके करीब आकर बोला। हालांकि अरहम की आंखें भी भीग चुकी थी। नूर को सिर्फ वो बहन ही नहीं बेटी भी समझता था और उसको ऐसे रुखसत करना बहुत ही मुश्किल काम था उसके लिए। मेरी बहन का ख्याल रखना अहद, बहुत लाडों से पाला है। शीशे की तरह साफ दिल है नूर का, इसका दिल कभी मत तोड़ना। अरहम की आवाज़ में इल्तजा थी। आप फिक्र मत करें भाई, खुद से ज़्यादा इसका ख्याल रखूँगा। आहद ने उसे यकीन दहानी कराई। भाई, नूर ने आहिस्ता से उसे पुकारा। जी मेरी गुड़िया। अरहम अपना चेहरा उसके नज़दीक लेकर गया। मेरे जाने के बाद मेरी दोस्त का ख्याल रखना। किसी को उसके गुनाह पर सिर्फ उतनी ही सज़ा देनी चाहिए जिस पर उसे अपने किए का पछतावा हो, ना कि इतनी कि वो आपको अपने रब के सामने गुनाहगार बना दे। कहते हुए वो उससे दूर हुई और अरहम बस गौर से उसे देखता रह गया। समझ नहीं पाया था कि नूर ने उससे ये सब कुछ क्यों कहा।
नूर की रुखसती के बाद सब घर वापस आ गए थे। थकावट की वजह से सब कमरों में जा चुके थे। मनाहिल सब चीज़ें रानी के साथ रखवा कर कमरे में चाय लेकर आई, लेकिन कमरे में अरहम को ना पाकर हैरान हुई थी। ये कहाँ गए? सोचते हुए उल्टे कदमों वो बाहर की तरफ वापस आई। रानी बात सुनो। मनाहिल ने जाती हुई रानी को आवाज़ दी, जो शायद नींद में थी। जी। उसकी आवाज़ पर वो रुकी। अरहम को कहीं देखा है? जी, वो टेरेस पर गए हैं, रानी ने आगाह किया। चलो ठीक है, तुम भी जाओ। जी अच्छा कहते वो मुड़ गई थी। मनाहिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके पास जाए या नहीं। ना चाहते हुए भी वो चाय का कप हाथ में लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। टेरेस पर पहुंचकर मनाहिल ने नज़र दौड़ाई, जहां सामने अरहम बैठा कुछ पढ़ रहा था। रोशनी कम होने की वजह से वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उस वक्त सर झुकाए क्या पढ़ रहा है। छोटे छोटे कदम उठाती मनाहिल अरहम के करीब आई। उसके हाथ में पकड़ी सूरह रहमान को देखकर हैरान हुई। फिर उसे नूर की बात याद आई। जब अरहम का दिल उदास होता है तो वो सूरह रहमान की तिलावत करता है, ताकि उसके उदास दिल को सुकून मिले। आखिरी आयत पढ़कर अरहम ने सूरत को चूमकर सीने से लगाया। आपकी चाय, मनाहिल आहिस्ता आवाज़ में बोली। उसकी आवाज़ पर अरहम चौंका। उसे तो पता ही नहीं था कि मनाहिल उसके करीब आ खड़ी हुई है। यहीं रख दो। अरहम की आवाज़ थकी थकी सी थी। मनाहिल उसके करीब चाय रखते हुए खुद भी उसके पास बैठ गई। नूर की याद आ रही है आपको? मनाहिल ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसे ये भी डर था कि कहीं अरहम उसकी फिर से इंसल्ट ना कर दे। अरहम ने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा, जो चांद की तरह रोशन लग रहा था। उसकी गहरी भूरी आंखें आज पहली बार अरहम ने देखी थी। फिर सर झटक कर उसकी तरफ देखा। हाँ। फिर कुछ देर बाद मजीद बोला। पहले भी वो ज़्यादा खाला के घर रहती थी, लेकिन जब उससे दिल उदास होता तो फ़ौरन मिलने चला जाता। शायद अब मैं नहीं जा सकूँगा। अरहम आसमान की तरफ देखते हुए बोला। आहत भाई अच्छे इंसान हैं, वो खुश रखेंगे उसे। मनाहिल पुरुम्मीद अंदाज में बोली। अरहम बस यही कह सका। नूर के अल्फाज उसे सोचने पर मजबूर कर गए थे, और उस वक्त उसने फैसला किया था कि वो मनाहिल को कुछ नहीं कहेगा। चाय पी लें, ठंडी हो रही है, मनाहिल ने उसे खोए देख कर कहा। अरहम ने इस बात में सर हिलाया और कप उठा लिया। चाय चाय अच्छी बनाती हो तुम। अरहम चाय का कप होंठों से लगाकर बोला। अरहम के ये कहने पर मनाहिल तो खिल उठी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अरहम ने उसके हाथ की बनी चाय की तारीफ की है। थैंक्स। मनाहिल के लिए तो जैसे ये चांद रात बन गई थी। मेरी अम्मी भी ऐसी ही चाय बनाती थी। उनके जाने के बाद कभी वैसी चाय पीने को नहीं मिली। आज वो बहुत याद आ रही हैं। अरहम की आंखों के गोशे भीग चुके थे। शायद इस वक्त उसे किसी अपने की ज़रूरत थी, और मनाहिल के अलावा उसे कोई मयसर न था। इसलिए बिना सोचे समझे वो उससे बातें किए जा रहा था। मनाहिल ने अपना हाथ डरते डरते अरहम के हाथ पर रखा। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आज वो उस कदर कैसे हिम्मत दिखा चुकी थी। अरहम उसका हाथ अपने हाथ पर देखकर चौंका था। नीचे चलें, आप थक गए होंगे, मनाहिल मोहब्बत से बोली। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। अरहम ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाया, जिसका साफ मतलब था कि उसे मनाहिल का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा। मनाहिल शर्मिंदा सी हुई थी। उसे अब अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हुई थी। खामोशी से उठ खड़ी हुई। सॉरी, मुझे आपके हाथ को नहीं छूना चाहिए था, कहते हुए वो वहाँ से फ़ौरन चली गई। और अरहम एक बार फिर से उलझ कर रह गया। आज से उसके दिल और दिमाग में मनाहिल के लिए अजीब जंग छिड़ गई थी। या शायद ये रिजा से बात ना होने की वजह से था। आज जिस वक्त रिजा की उसे ज़रूरत थी, उस वक्त उसके पास मनाहिल थी, लेकिन रिजा क्यों नहीं आई? कहीं उसे मेरे और मनाहिल की शादी का तो पता नहीं चल गया? लेकिन नहीं, उसे कैसे पता चल सकता है? पर अगर वाकई उसे पता चल गया तो क्या होगा? इससे पहले कि उसे किसी और से पता चले, मैं खुद उसे सब बता दूंगा। वो सोचते हुए उठ खड़ा हुआ और नीचे जाने के लिए आगे बढ़ा। सारी रस्में अदा करने के बाद नूर को आहत के बेडरूम में लाकर बिठा दिया गया। नूर ने एक नज़र कमरे को देखा, जो रेड कलर के फूलों से सजाया गया था। नूर का उसका रूम बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बस अब आहत के मिजाज की फ़िक्र थी। पता नहीं वो कैसा होगा, आहत को वो पसंद आएगी भी या नहीं। अभी वो अपने ख्यालों में गुम थी कि उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। समझ गई कि आहत रूम में आ गया है। मनाहिल ने फ़ौरन सर झुका लिया। आहत चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके करीब आकर बैठा था। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मिसेस आहत आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, नूर ने झिझकते हुए जवाब दिया। वैसे तो मेरी और आपकी अरेंज मैरिज है। मैं आपके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, सिवाय ये कि आपको नींद जल्दी आ जाती है। लास्ट टाइम आपने फ़ोन पर यही कहा था ना कि आपको नींद आ रही है, आज शरारत से बोला। आहत के बाद
आहत की बात पर नूर शर्मिंदा सी हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बचपन से ही आदत है जल्दी सोने की। तो नूर ने वजाहत दी। चलें, कोई बात नहीं, शादी के बाद तो लड़कियों को काफ़ी आदतें बदलना पड़ती हैं, आप बस यही बदल लीजिएगा। जी। नूर बस इतना कह सकी। आपकी मुंह दिखाई तो मैंने आपको दी ही नहीं। वो कहते हुए पॉकेट में हाथ डालकर एक खूबसूरत डिबिया निकाल कर सामने लाया और खोलकर उसके सामने रखी। रिंग को देखकर तो नूर के होंठों पर मुस्कुराहट फैली। अब खुद पहनाऊं या आप खुद पहनेंगी? आहद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, आहद फौरन बोला, अब आप खुद पहनती अच्छी नहीं लगेंगी, लाई मैं ही पहना देता हूँ। आहद ने उसका हिनाई हाथ अपने मजबूत हाथों में लिया और मोहब्बत से उसकी उंगली में अपनी मोहब्बत की पहली निशानी पहनाई। कैसी लगी? आहद ने उसकी आंखों में देखा। बहुत अच्छी। नूर को सिंपल रिंग्स बहुत पसंद थी और वो भी बिल्कुल उसकी पसंद के ऐन मुताबिक थी। गुड। एक बात पूछूं? जी। नूर सर झुकाकर बोली, आप खुश तो हैं ना इस रिश्ते से? मुझे तो आप पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। वैसे एक बात तो है, आप तस्वीर से ज़्यादा हकीकत में प्यारी हैं। अरहम उसकी आंखों में देखते बोला, आप मेरे अब्बू की पसंद है और मेरे लिए मेरे अब्बू ने जो पसंद किया यकीनन वो अच्छा ही होगा। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, अंकल की चॉइस है कमाल। आहद फखरिया अंदाज में बोला, जिस पर नूर खिलखिलाकर हंस पड़ी। नूर को हंसता देखकर आहद ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अल्लाह करे कि मैं आपको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता देखूं। बेसाख्ता आहद के दिल से दुआ निकली थी। आहद की जसारत पर नूर खुद में सिमट कर रह गई। आज आहद और नूर की खुशियों भरी रात थी और दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश भी थे।